नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्लाइमेटिक फैक्टर, लाइट और टेम्परेचर के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में। सबसे पहला हमारा फैक्टर हुआ है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या होती है, कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनिमल और प्लांट की लाइफ्स में। सबसे पहले है कि ह्यूमिडिटी जो है प्रमोट करती है ग्रोथ ऑफ एपीफाइट, यानी कि ऑर्चिड्स की ग्रोथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि एनिमल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारे ऑर्चिड्स एंड अदर प्लांट्स। It regulates the evaporation of water from the body of land organism in transpiration and perspiration. It promotes the germination of seeds, spores in fungi. Animal and plant show varied adaptation to withstand dry condition. अब ये जो है स्पोर जर्मिनेशन में हेल्प करती है। प्लांट और एनिमल जो है अलग अलग तरह की इवेपोरेशन, अलग अलग तरह अडेप्टेशन करते हैं ड्राई कंडीशंस में। तो ये हो गई हमारी ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं विंड के बारे में। विंड वेलोसिटी कैन बी मेजर बाय एनियोमीटर, और ये भी प्लांट और एनिमल दो बोथ को इफेक्ट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लांट्स को ये इफेक्ट करती है। सबसे पहले क्या है इसमें हमारे पास, स्ट्रॉन्ग विंड कॉज सॉइल एरोजन। स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से सॉइल इरोजन होता है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है और डेजर्टिफिकेशन हमारे पास बनती जाती है। पूरा का पूरा जो फर्टाइल एरिया है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। दिस कॉल्ड लॉजिंग, यानी कि जो भी हमारे पास वीट, राइस, मेज, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो पेड़ होते हैं वो पूरे पूरे जो है वो फ्लैटन हो जाते हैं। ठीक है, खड़े पेड़ फ्लैटन हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो उसको वो किसकी वजह से होते हैं, विंड की वजह से, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है किसानों को। These increase the rate of evaporation and transpiration, leading to desiccation, which cause dwarfism in the plant. Evaporation और transpiration ज़्यादा हो रहा है तो कुछ प्लांट जो है वो एज से मतलब हाइट उनकी कम रह रही है, ड्राफ्ट रह जा रहे हैं वो। These help in pollination in Anemophilus। हाँ, Anemophilus पाइनस में जो है वो विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन होती है। पाइनस स्पर्स जिसको हम बोलते हैं, पाइनस स्पोर्स जो है सल्फर डस्ट हो जाती है जब विंड के थ्रू पाइनस के जो पोर्स हैं वो फ्लाई करते हैं। एंजियोस्पर्म कैनाबिस जिसको भांग बोलते हैं। उसके बाद आता है दीज ऑल्सो हेल्प इन माइग्रेशन ऑफ फ्लाइंग एनिमल्स। फ्लाइंग एनिमल्स बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं विंड की वजह से। उसके बाद है कि जो विंड है वो डिस्पर्सल ऑफ मैनी सीड्स, फूड, सिस्ट, स्पोर, एग्स एंड इवन सम एडल्ट एनिमल्स लाइक विंग इंसेक्ट, बेलोनिंग स्पाइडर्स, इन सब के डिस्पर्सल में हेल्प करती है। दिस हेल्प इन माइग्रेशन ऑफ फ्लाइंग एनिमल्स। ठीक है, फ्लाइंग एनिमल्स। यूनिडायरेक्शन विंड। अब यूनिडायरेक्शन विंड क्या होती है कि एक ही साइड को जो है जब हवा चलती है तो जो ब्रांचेस होती हैं वो वन साइड को ही डायरेक्टेड की होती हैं। ठीक है, फ्लैट ट्रीज की फॉर्मेशन होती है विंड की वजह से। अब आता है रेनफॉल। तो रेनफॉल का क्या इफेक्ट है, रेनफॉल जो है वो सोर्स है ग्राउंड वाटर एंड रिलेटिवली ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है हमारे पास रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर इन द एयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ एयर विथ when saturated with water vapor at the same temperature, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रेन का इफेक्ट क्या है हम सबको पता है। ठीक है, रेन जो है वो एनिमल के साथ साथ प्लांट दोनों की पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया हैविंग हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, सो विद हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर विद ग्रीन फॉरेस्ट एंड अबंडेंट फोना। ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अच्छी वहाँ पे हीट भी होती है। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई होता है, तो वहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और अबंडेंट फोना होते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है हर चीज़ की। और जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है समर में और लो रेनफॉल होती है विंटर में, वो हमारे पास ग्रासलैंड बन जाते हैं। द एरिया विथ स्कैंटी रेनफॉल एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैव डेजर्ट विथ जीरोफिटिक वेजिटेशन। वहाँ पे जीरोफिटिक प्लांट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे कम बारिश होगी। तो ये आ गया रेनफॉल का इफेक्ट। जहाँ ज़्यादा बारिश वहाँ पे अच्छा होगा, पेड़ होंगे, पेड़ों से एनिमल्स यानी कि फ्लोरा और फोना दोनों अच्छे होंगे। और लेस रेन यानी कि फ्लोरा भी अच्छा नहीं हो पाएगा और फोना भी नहीं वहाँ पे होगा। अब बात करते हैं वाटर की। तो वाटर जो एसेंशियल होता है लाइफ के लिए, 70% अर्थ वाटर से घिरी हुई है। ठीक है, टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर बॉडीज ग्रेटली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वाटर। कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ सी वाटर होते हैं। लैंड प्लांट ड्राइव वाटर्स, लैंड प्लांट जो है वो सॉइल से पानी लेते हैं, और एनिमल जो है वो पॉन्ड, रिवर, लेक इनसे लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल दोनों को ये इफेक्ट करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैव टू फेस डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी और अबंडेंस। कई बार स्केर्सिटी हो जाती है तो कई बार बाढ़ जैसा हालात हो जाए तो अबंडेंस हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और इसके लिए हमारे पास प्रॉपर फंक्शनिंग होना प्लांट और एनिमल में बहुत ज़्यादा जरूरी है।
क्योंकि हर एक चीज़ अगर लिमिट में मिले तो ही वो ठीक होती है, बेनिफिट होती है। अगर कोई चीज़ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो खतरे में आ जाता है। वाटर इन द सॉइल प्रेजेंट आइदर एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कौन सा होता है, फिजिकल बाउंड ऑन सॉलिड सॉइल पार्टिकल्स। एक आ गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो कि फिजिकली सॉइल पार्टिकल्स के साथ जुड़ा है। दूसरा है कंबाइंड वाटर जो कि केमिकली बाइंड है वाटर के साथ, सॉलिड पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। और थर्ड है कैपिलरी वाटर जो सॉइल पार्टिकल के बीच में, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। आउट ऑफ दिस फॉर्म ओनली कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी होता है और छोटे छोटे एग्जाम्स में भी ये आता है कि कौन सा पानी सबसे अच्छा है, मतलब किस फॉर्म में वाटर जो है वो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स को मिलता है। तो कैपिलरी वाटर को प्लांट्स ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू कंबाइंड एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो कि नॉन अवेलेबल वाटर है। अब वाटर प्रॉब्लम की बात करते हैं एक्वेटिक और टर्शियल इकोसिस्टम में। सबसे पहले बात करेंगे एक्वेटिक में। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है वो फेस करते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक्वेटिक पानी में है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, उनको भी बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे फ्रेश वाटर फिशेज हैव लार्ज ग्लोमुलरी एंड एक्सपेल लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन, वो बहुत ज़्यादा यूरिन को जो है वो एक्सपेल करते हैं जिससे उनकी बॉडी बैलेंस रहती है। वेल मेराइन फिश हैव स्पेशल सेल इन देयर गिल्स विच एक्सट्रैक्ट देयर साल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू देयर बॉडी फ्लूइड। मेराइन फिशेज में जो स्पेशल सेल होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको बैलेंस करने में। द एक्वेटिक एनिमल आर ऑल्सो अडेप्टेड टू ड्राइव ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर आइदर थ्रू देयर बॉडी सर्फेस। बॉडी सर्फेस से जो है ऑक्सीजन कौन लेता है, हाइला, और वह गिल से लेते हैं फिशेज और टैडपोल्स। The aquatic animal are classified into two category on the basis of nature of water. एक आते हैं स्टेनोहेलाइन। स्टेनोहेलाइन कौन से होते हैं, जो फ्रेश वाटर या सी वाटर में होते हैं। और एरीहेलाइन, एरीहेलाइन कौन से होते हैं हमारे पास, जो लिव करते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशंस में, उनको बोलते हैं यूरेहेलाइन। तो स्टेनोहेलाइन जो कि फ्रेश वाटर में और यूरेहेलाइन जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशन में। प्लांट ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं उनको क्योंकि उनमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। वहाँ पे एयर स्टोरिंग पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है जो भी हमारे पास हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोफाइट्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्लियर करेंगे। हाइड्रोफाइट्स में एयर स्टोरिंग पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा क्या करता है, एरेन्काइमा जो है हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में और फ्लोटिंग में। ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, उस एरेन्काइमा की वजह से, जो स्पेस होता है हाइड्रोफाइट्स में, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। अब ये तो होगी वाटर प्रॉब्लम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात। अब बात करते हैं वाटर प्रॉब्लम इन टर्शियल इकोसिस्टम के बारे में। अब जो वाटर है हमारे पास, जो टर्शियल इकोसिस्टम होता है उसमें लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, ठीक है। लैंड ऑर्गेनिज्म हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है वाटर की। तो उन्होंने अलग अलग तरह के डिवाइस जो है वो डेवलप किए होते हैं, उनकी बॉडी में अडेप्टेशन होती है जिस वजह से वो मिनिमाइज कर सके लॉस ऑफ वाटर को। एग्जाम्पल स्पाइनी एंड हाईली कॉन्फाइड स्किन इन फ्रेनोसोमा, जिसको हम बोलते हैं हाई हॉर्न टोड। सेकेंड आता है मेटाबॉलिक, जिसमें हमारे पास जो भी वाटर प्रोड्यूस होता है, बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट, वो स्टोर होता है हम्प में, तो वो किसमें होता है, कैमल में, जिसको शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है स्पाइनी स्किन ऑफ मोलैंच हॉरिडस, यानी कि स्पिनी लिजार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्ट सैंड। सैंड में रहती है लेकिन वहाँ की सैंड से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। प्लांट ऑफ ड्राई एरिया आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स में जो है वो क्या होता है, जैसे ओपनशिया की हम एग्जांपल लेके चलते हैं, उसमें लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा अगर ओपन और क्लोज होगा तो उससे बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज होता है। थिक क्यूटिकल हो जाएगी, संकन स्टोमेटा हो जाएगा, ये सब चीज़ें रिड्यूस करती हैं वाटर को, ठीक है, ताकि कम अमाउंट में वाटर जो है वो रिलीज हो प्लांट से। कंगारू रैट्स जो है वो फीड करते हैं ड्राई सीड को, वो खाते हैं और मेटाबॉलिक वाटर को जो है वो यूज़ करते हैं, इसलिए उनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये आ गया वाटर। इसमें हमने देखा वाटर की प्रॉब्लम्स एक्वेटिक और टर्शियल इकोसिस्टम में। अब बात करेंगे एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में। तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन जो है मेन सोर्स है ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ से सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास क्या रिलीज होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वही मेन सोर्स होता है, ठीक है।
हमारे पास एटमॉस्फेयर में 20.8% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं इसको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एक्सेप्ट सर्टेन एनारोब्स। एग्जाम्पल एंटामीबा, टेनिया, एस्कैरिस, फ्लैलियोसा, many bacteria like Clastorium. Oxygen act as a limiting factor in the distribution of animal in aquatic medium. Example Black Sea, जो Black Sea है वहाँ पे dissolve ऑक्सीजन नहीं होती है, सो इज डिवॉइड ऑफ एनिमल एंड एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन। दोनों जगह पे, एक ब्लैक सी और दूसरा माउंटेन्स पे, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं किसी भी हिल एरिया में, वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बाद CO2 की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन सोर्स है हमारे पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स हमारे पास होता है एनिमल, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके अलावा डिकम्पोजर्स, कंबशन प्रोसेसेस, इन सब से भी जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। एट प्रेजेंट 0.03% वॉल्यूम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको मेनली हमारे प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, तो वो कहाँ से आती है हमारे पास, एटमॉस्फेयर से आती है। एटमॉस्फेरिक CO2 इज ऑल्सो अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास 78.64% बाई वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इट इज केमिकली इनर्ट गैस बट कैन बी यूज टू फॉर्म नाइट्राइज एंड नाइट्रेट अंडर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के प्रेजेंट में ही हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर में 78% तो हमारे पास है, लेकिन प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, उस टाइम पे जो है उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के टाइम पे नाइट्रोजन जो है फिक्स करती है। हमारे पास राइजोबियम साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं जिनको। ठीक है, नोस्टोक एनाबिना, और ये नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं और प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं। और जब ये एक बार हमारे फूड साइकिल में ऐड हो जाती है तो फिर प्लांट से जाती है ये एनिमल्स में, फिर डिकम्पोजिशन, और फिर धीरे धीरे ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम का क्लाइमेटिक फैक्टर। अगली वीडियो में हम जो है अडेप्टिक फैक्टर के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।